जो कानून तोड़ते हैं वो सबसे ज्यादा कौन होते हैं? फैमिलीज या मेडिकल प्रोफेशनल्स? सामने से डिमांड है तो सप्लाई होता है। अगर नॉर्मल सोनोग्राफी 400 में 500 में होती है गांव में, तो उसका इसका 1000 तक का रेट चल रहा है। और शहर के लोगों में ये ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी जल्दी से मिल सकती है, गांव के लोगों को जल्दी नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ तो लड़की का नाम भी नकोशी रखा गया। नकोशी मतलब अनवांटेड। गुजरात में एक पद्धति थी, बच्ची होती है और आपको नहीं चाहिए तो उसको दूध पीती करने का, दूध के अंदर आप उसको डुबा दो। Under Section 24 of the Act, pregnant woman who comes for the sex selection or who is brought for sex selection is not an accused. 56 डेकॉय ऑपरेशंस किए, उसके बाद मैंने डेकॉय ऑपरेशंस करना रोक दिया अपने आप को। उस विटनेस का सुरक्षा, ये सबसे लिए मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज हो गई आज की तारीख में। लेकिन विटनेस का प्रोटेक्शन के लिए कोई सिस्टम हमारे पास नहीं। So far as judiciary is concerned, we come at the end of the matter. जो एक आइडियल परफेक्ट सेक्स रेशियो होता है वो माना जाता है कि 1000 लड़कों के साथ में 950 लड़कियां। लेकिन हमारे देश में ये रेशियो कभी भी बैलेंस तो नहीं रहा है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें और 2 राज्यों को एग्जाम्पल में लेते हैं, तो 2014-16 के सर्वे में पंजाब में 893 का रेशियो था। वही चीज़ 21-23 में ये बन गया 906, यानी कि रेशियो बेटर हो गया। और बिहार में 2014-16 के सर्वे में ये रेशियो था 908 का, वो 21 और 23 के सर्वे में बन गया 897, यानी कि सेक्स रेशियो और ख़राब हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन हो रहा है। और इस बात की और पुष्टि हो जाती है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे जो 3 गेस्ट हैं उन्होंने अपने जीवन के 30-35 साल लगाए हैं इस सिचुएशन को सुधारने में। तो ऑब्वियसली सिचुएशन तो है और उसका उनके पास वैलिड प्रूफ भी है और लॉ भी पास हो चुका है। कहता है लॉ कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन है। तो आइए सुनते हैं इस पॉडकास्ट को और जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों नहीं रुक पा रहा है। एंड दिस इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट is in collaboration with Girl Scout and we are supported by UNFPA. I hope it makes sense. Keep flirting with the fish. Hi, good evening. Welcome to Flirting with the Fish. मेरा नाम है सोनिया चौकसी और आज हम बात करने वाले हैं जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन की सिचुएशन पे इंडिया में। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस टॉपिक पे मैं आप तीनों के साथ में बात कर रही हूँ जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपसे ज़्यादा क्रेडिबल लोग तो हो ही नहीं सकते इस सिचुएशन को समझने के लिए कि ये आज भी, पहले होती थी तो होती थी, बट आज के इतने मॉडर्न दौर में भी ये सिचुएशन है। और आई थिंक मेरी रिसर्च कहती है कि काफ़ी हद तक है। तो क्यों है और क्या ये किसी कुछ खास जगहों पे इंडिया में है या सब जगह पे है, और है क्यों, आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ा सा हमें सजेस्ट करिए, व्हाई इज दिस हैपनिंग टुडे? तो ग्राउंड रियलिटी तो सदियों से ये हालात रहे हैं। पेट्रियार्की तो हमारा पूरा सालों साल का एक रवैया रहा है। हमारे घर जो है वो पेट्रियार्कल घर है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के, और विच रिजल्ट्स इनटू वायलेंस। तो ये स्वभाव रहा है इस देश के हर फैमिली का। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़े पैमाने पे जैसे ही सेक्स रेशियो में ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रॉफिट करने आती है, और जैसे ही आती है तो उसका अपना कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। उसकी वजह से बड़े पैमाने पे पिछले 30-35 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिंग जांच करके लिंग चयन होता है, सेक्स सिलेक्शन होता है और लड़कियों की तादाद घट रही है। और उसका रिजल्ट अब हम अडल्ट पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं। स्क्यूड सेक्स रेशियो की वजह से अडल्ट पॉपुलेशन में भी लड़कियां कम होती जा रही है, और बड़े पैमाने पे बदले हुए पूरे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हालात में देश भर में वायलेंस, औरतों के खिलाफ में होने वाला वायलेंस जगत भर में ही इशू बन चुका है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ही अहम इशू बन चुका है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन इज एन इशू विच रिजल्ट्स इनटू वायलेंस, और वायलेंस के अलग अलग फॉर्म निकल के आते हैं, और विच हैज एन लेजिटिमेसी। हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि इसकी मान्यता को कैसे खत्म करें, क्योंकि कानून तो कई बना दिए,
40 से भी ऊपर कानून हम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस बना लिए, लेकिन कानून की पालना नहीं करना ये हमारा एक रवैया है अपने देश में। मतलब लाल बत्ती तोड़ के कोई निकल जाए तो उनको बुरा नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस पूरी ग्राउंड रियलिटी में किस तरीके से आज की हालात में हम जूझे, कौन से मुद्दे के लिए किस किस तरीके से हाथ डाले और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन मुद्दों के लिए कैसे सेंसिटिव बनाए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कैसे काम करे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हम सबके सामने है। तो मैम ये जो ओबीडियंस ऑफ लॉ है, अब मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ कि आई थिंक हमारा कुछ डीएनए में ही कुछ तो है कि हम वी आर ओके अबाउट नॉट फॉलोइंग द रूल, यू नो, और हमेशा एक प्लान भी होता है। आपने बोला 40 से ऊपर लॉज बन चुके हैं, तो इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ऐसा इम्पैक्ट, कोई ऐसा फियर, कोई ऐसा पनिशमेंट, कोई ऐसी गवर्नेंस आपने देखी है जो थोड़ा सा फर्क लाई हो, जिस चीज का फियर, भय, डर से कुछ हुआ हो? बिल्कुल, जो हमने ब्लैक लड़की अभियान के जरिए पिछले 2004 में सबसे पहले हमने किया था इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रयास, और तब से लगातार हम लिंग जांच जो होता है तो उसके खिलाफ में पीसीपीएनडीटी कानून की पालना में हमने लगातार 20 साल से भी ऊपर हो गए, हम लगातार चले गए। लेकिन 10 साल में इन बिटवीन हमने देखा कि इसका एक भय जो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है उसमें निकल के आया। लिंग आज की तारीख में खुलेआम जो होता था वो कुछ हद तक रुक पाया। जिसके यहाँ भी बेटी होती है तो वो हमें फोन करके बताते हैं आजकल कि हमारे यहाँ बेटी हुई, देखो हमने कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे लगता है कि और जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर था, जो टेक्नोलॉजी बेचने वाले, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले, उन सबके बीच में कानून की चर्चा हम ले आए, और साथ साथ में हमने प्रोसिक्यूशन हो, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हो, जुडिशियल ऑफिसर्स हो, आशा वर्कर से लेकर बिल्कुल जुडिशियल ऑफिसर तक हमने सबको सेंसिटिव करना चाहा, और उसकी वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बना। आज की तारीख में ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बनने तक का जो पूरा हमारा जर्नी है वो बहुत अहम है। आज भी हम नहीं कह सकते कि 100% ये सब रुक गया है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक इस कानून की पालना के लिए, एक पॉलिसी बनाने के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सेंसिटिव बनाने के लिए हमने जो प्रयास किए वो थोड़ा उभर के आया है, और कुछ हद तक जो आंकड़ा है उसमें बदलाव लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से ये जैसे आपने कहा कि हमें कानून को तोड़ के बाईपास करके वो सब करने में एक स्वभाव सा बन गया है अपने देश का, एक रवैया सा बन गया है, और हम किसी भी हालत से निकल सकते हैं। यह जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को अभी तक हम हाथ नहीं लगा पाए। इसलिए कानून की पालना करने के लिए बचपन से लेकर जो एक संस्कार होने की जरूरत है, वो उसकी बहुत जरूरत है कि कानून तोड़ना मतलब बहुत होशियार समझा जाता है अपने आप को, लेकिन कानून पालना मतलब एक मर्दानगी है, एक सही इंसान का एक तरीका है, ऐसे मान्यता लाने की बहुत जरूरत है। जो कानून तोड़ते हैं वो सबसे ज्यादा कौन होते हैं? फैमिलीज, मदर, फादर, या मेडिकल प्रोफेशनल्स? नहीं, ये मिली भगत होती है। सामने से डिमांड है तो सप्लाई होता है सिर्फ, और सप्लाई और भी एडवर्टाइजमेंट्स करके सप्लाई है। ये एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीजें जब होती है, मतलब मैं तो मजाक की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि मुंबई शहर में जितने सुलभ शौचालय होने चाहिए उससे ज्यादा अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स है हमारे पास। मतलब हमारी जरूरत क्या है और हम लेके आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो जब भी आता है तो धंधा पानी करने के लिए आता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए आता है, इसलिए ये मिली भगत है। किसी एक को जिम्मेवार पकड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उससे पहले भी बालिका जन्म लेने के बाद खत्म किया जाता था ये, क्योंकि सालों साल लड़की नहीं चाहिए, डाउरी के वास्ते नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स के वास्ते नहीं चाहिए, सिक्योरिटी की वजह से नहीं चाहिए, ये सोच सालों साल इस देश की अपने फैमिलीज में नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ तो लड़की का नाम भी नकोशी रखा गया। नकोशी मतलब अनवांटेड। तीसरी चौथी बेटी जन्म लेती है तो उसको नाम नकोशी आज भी रखा जाता है। तो ये बदलने के लिए और मतलब पॉजिटिवली बदलाव लाने के बजाय हम टेक्नोलॉजी आने के बाद डिलीवरीज आसान हो जाएगी, सिजरियंस कम होगा, औरत को
सहूलत मिलेगी, डॉक्टर कंफर्टेबली डिलीवरीज करेंगे, ऐसे हमारा सोच था। जबकि इसका इस्तेमाल, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे लिंग जांच के लिए किया गया और लड़कियां एलिमिनेट हुई। और टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 20 साल से हम लगातार टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए ही काम कर रहे। किसी एक को इसका जिम्मेवार पकड़ना ठीक नहीं होगा। जितना, और ये आसानी से नहीं होता। डॉक्टर लोग कहते हैं हमसे कि अरे वो आके पूछ रही थी, कोई मुफ्त में नहीं करता है। हर बार हमने देखा है कि इसके लिए अगर नॉर्मल सोनोग्राफी 400 में 500 में होती है गांव में, तो इसका 30,000 तक का रेट चल रहा है। तो इसमें दुगना तिगना पैसा होता है और एलिमिनेशन करने के लिए उतने ही पैसे और लगाने पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बात पे डाउरी देने से अच्छा है कि पहले ही लड़कियों को गायब कर दो। पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लिंग जांच होता है, क्योंकि हम अबॉर्शन राइट्स की पालना करना चाहते हैं। किसी भी हालत में औरत का अबॉर्शन राइट्स हम छीनना नहीं चाहते। लिंग जांच होकर जो अबॉर्शन होता है वो इलीगल होता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में भारत देश में अबॉर्शन एमटीपी एक्ट है और हम अबॉर्शन राइट औरत का रखना चाहते हैं। और उसके तहत जो भी जरूरतमंद है, जिनको भी अबॉर्शन कराना है, उनके करने के लिए पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसे ही हमारा कहना है। इसलिए हम इसको, वजह क्या है, गायब क्यों होती है, वजह यह है कि लिंग जांच होती है। लिंग जांच होके सिलेक्शन के लिए एक पूरा माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एक बड़ा पैसा लिया जाता है और उसके बाद लिंग चयन होके लड़कियां गायब होती है। मतलब 3-3 कानून की धज्जियां यहाँ उड़ती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धज्जियां उड़ती है, एमटीपी एक्ट की पालना नहीं होती और पीसीपीएनडीटी का तो खत्म ही होता है। इसलिए कानून पालने के लिए, कानून के तहत चलने के लिए, चाहे ऑर्गेनाइज्ड डॉक्टर कम्युनिटी हो, इन बिटवीन काम करने वाले पीआरओ से लेकर सारा जितना भी स्टेक होल्डर्स है वो हो, या फैमिलीज हो, इन सबको इस देश में इस मुद्दे के लिए कानून के तहत चलने का एक प्रयास करना चाहिए और उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अमर, आपके एक्सपीरियंस से ये सिचुएशन कैसी दिखती है? मेडिकल फ्रेटर्निटी में आपको क्या दिख रहा है? वेल, पहली बात तो एक बताना चाहूंगा कि ये गांव का सवाल नहीं है, ये शहर का भी है। तो शहर के लोग को भी जानना चाहिए। तो ऐसा शहर के लोग नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है हमारे शहर में। और शहर के लोगों में ये ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी जल्दी से मिल सकती है, गांव के लोगों को जल्दी नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि एजुकेटेड लोगों में ये ज्यादा है, अनएजुकेटेड में कम है। डावरी कौन देता है सबसे ज्यादा? जिसके पास पैसा है। डावरी की चिंता कौन सबसे ज्यादा करता है? जिसके पास पैसा है ना। तो मध्यम वर्ग है, पैसे वाले लोग है, उसे में अगर आप जाके सेक्स रेशियो निकालेंगे तो आपको अलग मिलेगा। खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनको तो ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खेत में काम करने के लिए हाथ मिलते हैं। हाँ। कितने स्टडी 1960s 70s में हुए थे, वो बता रहे थे कि अगर आपको फैमिली प्लानिंग करना है, पॉपुलेशन कम करना है, हाँ, तो लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को आप अच्छी करो तो लोग अपने आप कम बच्चे कर लेने लगेंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में फैमिली प्लानिंग का इश्यू नहीं रहा है, क्योंकि हमारा बर्थ रेट है काफी लो हो गया है, राइट। तो रिप्लेसमेंट लेवल पर है, तो उसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ने वाला है अभी जितना पहले बढ़ता था। तो एक बात एक ख्याल में रखने की है कि ये जो सवाल है वो सवाल मध्यम वर्ग, पैसे वाले, एजुकेटेड लोग, उनको सबसे ज्यादा लगता है। दूसरे को भी लगता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मध्यम वर्ग ये करेगा, एजुकेटेड करेगा, पैसे वाले करेंगे, तो गरीब लोग भी वो सोचते हैं कि ये करने से अच्छी बात है। वो एक बात। दूसरी बात है कि जहां तक बायस है औरतों के विरुद्ध में, वो सब में है, वो पैसे वाले हो या वो दूसरे हो, वो सब में है। तो वो है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बायस है वो कंटिन्यूसली काम करता है और उसके विरुद्ध में हमको लड़ना पड़ेगा। तीसरी बात जो आप बता रहे थे कि मेडिकल प्रोफेशन में क्या हो रहा है, जब हमने ये सवाल उठाया मुंबई में, तब हमने देख रहे थे कि 1980 से 84 तक हमने जो यहाँ अनुभव किया
वहां आप हम देखते थे कि चारों ओर पोस्टर्स लगे हुए रहते थे कि आप एमनियोसेंटेसिस करो। इस वक्त सोनोग्राफी से नहीं होता था, सोनोग्राफी इतने मशीन आए नहीं थे हमारे पास। एमनियोसेंटेसिस था कि जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे के आसपास थैली यूटेरस में जो फ्लूइड होता है, उसको निडल डाल के निकालते थे और फिर उसमें उसका जेनेटिक एनालिसिस करके फाइंड आउट करते थे कि बच्चा है और बच्ची है। और उसके बड़े बड़े बोर्ड लगते थे एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए। यहाँ तक ये सब मेडिकल क्लिनिक वाले करते थे। उसमें ऐसा लिखा जाता है कि अभी आप 500 रुपया खर्च करेंगे तो आप बाद में आपको 5 लाख नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो वो डोहरी के साथ जोड़ते थे। साहब जावरी की जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्व की है। अभी उस वक्त आंदोलन हुआ मुंबई में पहले, और उस आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट कि जहां 1989-90 में पहला कानून बना कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन बच्चे का सेक्स क्या है वो नहीं बता सकते, राइट। तो वो सब ओपनली काम जो चल रहा था वो सब निकल गया। तो उसके बाद जो लोग ओपनली नहीं कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन हुए, राइट। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनी, या जो कमिटीज बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सब जगह पर उनको एक्टिवेट करने का काम वर्षा जी और बाकी काफी लोगों ने किया। और उसकी वजह से आज आपको ऑब्वियसली होता हुआ ऐसा काम कहीं दिखाई नहीं देगा। एक है। चौथी बात यह कि ये जो सेक्स रेशियो है कि भाई हमारे पॉपुलेशन में औरतों की संख्या कम हो गई है, वो सेक्स रेशियो जो नीचे गया है वो पिछले बहुत सारे डिकेड से हुआ है। पहले ऐसा होता था कि जब फीटस के लिए उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो बच्ची जब जन्म होती है उसके बाद उसको बोलते थे इन्फेंटिसाइड, बोलते हैं उसको इन्फेंटिसाइड के बहुत सारे स्टडी हुए हैं। मैं गुजरात से हूँ ओरिजिनली, और गुजरात में एक पद्धति थी कि अगर बच्ची होती है और आपको नहीं चाहिए तो उसको दूध पीती करने का, तो उसको दूध के अंदर आप उसको डुबा दो। तो ये दिस इज वेल नोन एंड देयर आर बुक्स रिटन ऑन, देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इट। इन्फेंटिसाइड तमिलनाडु में भी होता था, दूसरी जगह पर भी होता था, उसके ऊपर भी काफी स्टडीज है। क्योंकि उस वक्त वो लोग को ये पता नहीं था कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द फीटस एंड डू समथिंग। एक बात और है कि सब जो टेक्नोलॉजी आती है ना उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, अच्छी काम के लिए। कि आपके पास छुरी है तो आप सब्जी भी काट सकते हैं और आप किसी को स्टेप भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल, राइट। तो ये जो है आपके पास सोनोग्राफी है, आपके पास एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस है, ये सब जो है आपके पास वो टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर आपके पास सोनोग्राफी नहीं होगा तो आपको एक्सरे करना पड़ेगा। आप एक्सरे करेंगे तो ज्यादा हार्मफुल है। सोनोग्राफी में साउंड वेव यूज करते हैं, एक्सरे में एक्सरे यूज करते हैं, विच कैन कॉज if there is too much of exposure, then it can cause cancer, right? So X-ray exposure should be very, very minimal, and you cannot do it on pregnant women at all. So if you want to find out what is the condition of the fetus, then you have to use sonography. Sonography is absolutely essential as a part of antenatal care. Right. So you cannot talk about eliminating any technology. Right. जो हम सोच सकते हैं वो टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की बात होती है, राइट। तो वो इसलिए कि भाई आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं कर सकते हॉस्पिटल में। अगर आप हॉस्पिटल को ही रेगुलेट नहीं कर रहे तो फिर एक टेक्नोलॉजी को कैसे करेंगे? अभी आप देखिए हमारे पास हॉस्पिटल को रेगुलेट करने के लिए क्या कानून है और उसका क्या काम चल रहा है। अभी आप अच्छी बड़ी हॉस्पिटल में जाती होगी जब आप बीमार होती होगी, लेकिन आपके पास कौन सा सबूत है कि वो हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टैंडर्ड से आपके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट की जाती है वो स्टैंडर्ड सही है? Is there any authority which goes and finds out that what they are doing is right? No. I'm not aware. Right? आप तो जानती होगी कि भाई बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन होते हैं जो नहीं चाहिए वो भी होते हैं ना, बिल्कुल।
और शहर में सबसे ज्यादा होता है, मोर देन 50% ऑफ द प्रेगनेंसी and in cesarean section. These are forced Right. Now, according to World Health Organization, you don't require cesarean section on the average, because it is required for complication only, not more than 15% of the pregnancy. But how are we doing it on more than 50? बात बहुत सही है कि वो आपकी सेहत के लिए नहीं किया जाता है, वो डॉक्टर की और हॉस्पिटल की सेहत के लिए किया जाता है ना? तो ऐसे ही आप देखेंगे हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को ही पूरा निकाल देने का, राइट? देयर इज अ बिग बिग बिजनेस ऑफ इट, राइट? उसके लिए पर तो काफी आ गया था कि भारत के कुछ जिलों में कि जहाँ ये गन्ने का बहुत काम होता है, वहां ऐसे विलेज है या किसी वुमन के पास यूट्रस बचा ही नहीं है, कंप्लीट। दीज आर ऑल पुअर पीपल, दे आर बीइंग डन बिकॉज वो दे आर लैंडलेस लेबरर्स, उनको काम करने का है और उनका मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन और उसका जो मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम आता है उसको ठीक करने की जगह वो लोग पूरा यूट्रस निकाल देते हैं। इट इज हैपनिंग इन कर्नाटका ऑल्सो, रिपोर्ट्स हैव कम लाइक दिस। गवर्नमेंट का जो बीमा का जो स्वास्थ्य बीमा का जो योजना है उसमें भी बहुत स्कैंडल आए हुए हैं कि इतने सारे बिल आए हिस्टेरेक्टोमी के। अभी इतना सब हो रहा है हॉस्पिटल में कि जहाँ काम ऐसा हो रहा है, आप किसी को पकड़ते नहीं हो, सिर्फ सोनोग्राफी को पकड़ने जाओगे तो वो रेगुलेशन आप कितनी अच्छी तरह से हमारे साथ तो जस्टिस भी बैठी हुई है इधर, शी वुड टेल यू दैट इफ यू डोंट रेगुलेट द इंस्टीट्यूशन एंड सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को, बाकी की टेक्नोलॉजी को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिटी स्कैन गलत से होता है आप देखेंगे नहीं, राइट? तो वो रेगुलेशन को रियली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, सस्टेनेबल ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज for medical profession to continue, right. But that is also a point that we must be raising with the government, that why aren't you making a comprehensive law to regulate all hospitals and all the doctors, right? This is very very important. Absolutely. Because हमारा क्या हो गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, हमारी जो पॉलिसी है वो न्यू लिबरल पॉलिसी है, वो क्या है, मार्केट की ओर जा रहे हैं ज्यादा। और मार्केट में क्या होता है कि जिसके पास पैसा है वो अपनी पूंजी नहीं लगाएगा अगर बहुत सारे रेगुलेशन है उधर, ओके? तो अगर आपको बाहर से पूंजी लानी है, हमारे अंदर की पूंजी लानी है हॉस्पिटल सेक्टर में, तो द ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय नॉट रेगुलेटिंग इट। तो अगर वो कानून भी बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको उधर ज्यादा पूंजी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी उसको बोलेंगे रेगुलेट करो तो बोलेंगे कि आप समाजवाद ला रहे हैं। अभी आप समाजवादी न भी हो, आप इतने के लिए किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप औरतों को बचाना चाहते हैं इसलिए, लेकिन उसका मतलब यही निकाला जाता है। तो हमको आज के जमाने में जो रेगुलेशन से दूर जा रहे हैं ना हम, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप देखेंगे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो उसको कौन रेगुलेट करता है? आज आपको हॉस्पिटल में गए 10 लाख रुपए का बिल हुआ, हॉस्पिटल बोलेंगे, इंश्योरेंस बोलेंगे कि हम 5 ही देंगे, 10 नहीं देंगे। अभी उसको कौन रेगुलेट करेगा? क्योंकि 5 आपको आपकी जेब से डालना पड़ेगा। आप चुपचाप दे देते, क्यों दे देते? वाई देर इज नो, देर इज ए इंश्योरेंस रेगुलेटर, but it does not work. The thing is that we are losing our political will to regulate the powerful people. And doctors are powerful, hospitals are powerful, but as far as medical profession is concerned, it has become very market oriented. Most of them are in private. Absolutely. Justice Shalini, as per you, judiciary का actually role क्या होता है? The critical role in ensuring कि ये जो acts हम बनाते हैं उनका implementation हो पाए?
Under our constitution, there are three organs. One is legislature, another is executive, third is judiciary. It is the work and responsibility or job of the legislature to enact the law, to pass the law as per the demands of the society. It is the job of executive, the government, to implement those laws, and it is the job of judiciary to interpret those laws and act upon it. In case of PCPNDT Act, I would like to state that though the Act was enacted in the year 1994, it was brought into effect only in 1996, that is after 2 years, and thereafter also for its effective implementation. Though there are various mechanisms provided under the Act, like the Constitution of Supervisory Board, Central Supervisory Board, State Supervisory Board, advisory committees, appropriate authorities, all these mechanism is provided to ensure that Act is properly implemented. Its working is monitored, reviewed, government is given advice as to how to change or modify the law considering the requirements of the time. But till the year 2003, this mechanism was not established at all. So only when the NGOs like, Sehat and other Samaritans moved the Supreme Court has given various guidelines and directions, Supreme Court, to ensure that these bodies mechanism is established under the Act and the Act is implemented. The landmark judgment of Sehat versus Union of India really gives, eye-opener. It states how the condition of the female child in India is required to be improved and female sex ratio needs to be corrected. And Supreme Court has then given the timeline to implement, to constitute the Central Supervisory Board, then establish the advisory committees, appoint appropriate authorities. Supreme Court has not given only one-time direction, but Supreme Court has cut from time to time, 6 times Supreme Court has taken up this petition, and continuously writ of mandamus was issued, as we call it. So ensure that whatever directions are given are complied with. So only after 2003 we are having these various authorities under the Act, because without them the effective implementation of the Act was not possible at all. It is done on the suggestion of the Supreme Court only in the judgment of Sehat versus Union of India. Though it was job of supervisory board to suggest it, as it was not established, Supreme Court has to do it. So the judiciary, I will say that yes, it has taken a role to ensure that the Act is implemented in its letter, spirit, considering its object, which is very laudable, so that, female child and overall the gender justice, as we call it, is ensured and upheld. तो जब आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ध्यान देता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमें विजुलाइज करवा सकते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट कराता है? हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि जाते हैं वहाँ पे आर्गुमेंट होता है और एक डिसीजन ले लिया जाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा. कैन यू हेल्प अस फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाट डज दैट लुक लाइक? So when under Article 32 of the Constitution, you can directly approach the Supreme Court in writ jurisdiction for, ensuring the implementation of all the rights, fundamental rights specifically. So when any legislation is enacted and if it is not implemented and there is a problem of skewed sex ratio, as we have seen continuously, there was a decline in female sex ratio. The Act was enacted, legislature has done its job, but Act was not implemented. On the ground level, there was neither a single complaint lodged against violation of the provisions of the Act, because Act prohibits sex selection and sex determination. That is, amniocentesis or sonography, if it is done for the purpose of detecting the sex of fetus, and thereafter the fetus, if found to be of a female child, if it is eliminated, then that becomes an offense. It is provided with punishment of 5 years, penalty, everything. And it is also, enhancing punishment for second offense, third offense. But as I said, who will lodge the complaint?
neither the mother, family, because it is their demand, doctor is on their demand, doctor is checking the sex of the fetus. So they will not lodge the complaint, doctor will not lodge the complaint. Whatever happens, it is within the four walls of the clinic. So these offenses will never come to light. So वर्षा जी, क्या आप जस्टिस शालिनी की बात से सहमत हो? ड्यू रिस्पेक्ट जुडिशियरी का जो काम है वो जुडिशियरी ने बाकी कानून की तुलना में इस कानून में बहुत ही प्रोएक्टिवली अपना रोल किया है, ट्रेनिंग से लेकर। जब तक जुडिशियरी का हम कॉलेजियम नहीं ले रहे थे तब तक हमें सुनना पड़ता था कोर्ट से, मतलब अक्यूज को बोलते थे डॉक्टर साहब, और हमें बोलते थे कहाँ निकल गई थी, इतना देर क्यों हो गया। जबकि एक का केस करना और उस विटनेस को कोर्ट तक ले आने में जो हमारा जर्नी होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन चर्चा में तो बहुत आता है, लेकिन विटनेस का प्रोटेक्शन के लिए कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। प्रोसिक्यूशन एंड मौके पे निकल जाते थे, प्रोसिक्यूशन होता नहीं था। हम सजेशंस दे दे के हमारा विटनेस बॉक्स में हमारा स्टेटमेंट कोर्ट के नजर में लाते थे। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि यहाँ कंप्लेनेंट हरसेल्फ इज मिसिंग, जो मां की कोख में एक लड़का या लड़की के रूप में सो रहा है और डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हुए जन्म के लिए वेट कर रहा है, और उसको डिस्क्रिमिनेट हम करके, और जो मां है वो पूरा इस मैन शोविनिस्ट सिस्टम का एक एजेंट है, जिसको शादी में ही कह दिया अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। मतलब शादी ही इसलिए होती है कि बेटे पैदा करे। आप हम जो औरतें यहाँ पर बैठी है, हम अनचाही है, हम बाय प्रोडक्ट ही है। हमारे घर में भी लड़का की चाह में हमारा जन्म हुआ है। तो आज भी मतलब फैमिली प्लानिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब चिंता की स्थिति है, लेकिन फैमिली प्लानिंग के बावजूद भी लड़का का चाह खत्म नहीं हुआ है। बैलेंस फैमिली का चित्र क्या दिखाया, एक लड़का एक लड़की, क्यों नहीं दो लड़कियां दिखाई? क्या वो फैमिली है हैप्पी नहीं होगी? वो क्या दुखी फैमिली होगी? लिखा जाता है बैलेंस फैमिली, हैप्पी फैमिली, एक लड़का एक लड़की। मतलब हम जो आईसी भी दिखा रहे हैं या फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो एट द कंडीशन ऑफ दैट सन प्रेफरेंस खत्म नहीं हुआ है। तो सन प्रेफरेंस पेट्रियार्कल सिस्टम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन घर घर में जो पेट्रियार्की है उसका क्या करेंगे? घर घर में जो प्रॉपर्टी राइट्स जो लड़कियों को इक्वल देने के बावजूद भी डाउरी खत्म नहीं करता है, और डाउरी टैक्स दिन ब दिन बढ़ता है। लड़के गरीब घर में, अगर गन्ना कटर्स की बात अभी अमर जी कह रहे थे, तो मैं अभी गन्ना कटर्स की बस्ती में होके आई। छोटी छोटी लड़कियां अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उनको लेके गन्ना काटने के लिए जाना पड़ता है। तो आंगनवाड़ी में कैसे जाएगी, इसकी चर्चा में कलेक्टर के साथ मुझे करनी पड़ती कि 3 बजे इस छोटी बच्ची को आंगनवाड़ी में कैसे ले आओ। उस पर अगर लड़की महावरी आई हुई हो 10 साल की 12 साल की, तो उसको तो चाइल्ड मैरिज हो ही जाएगा, समझ लीजिए। मतलब अपने गले का मंगलसूत्र बेच के सेक्स डिटर्मिनेशन करके लड़की ना हो, ये गन्ना कटर आज की तारीख में इंश्योर करती है। ये स्थिति है, क्योंकि सिक्योरिटी, लड़कियों की सिक्योरिटी, उसके लिए हॉस्टल्स, उसके लिए उसका चॉइस देने के लिए एक सिस्टम भी तो बनना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, कानून पालना करने के लिए लोगों के लिए एक माहौल भी तो होना चाहिए। एक सिक्योर हॉस्टल हो, एक सिक्योर स्कूल हो, स्कूल को जाने वाला रास्ता में कोई गड़बड़ी ना हो, हॉस्टल में रहेगी तो कस्टोडियल रेप नहीं होगा। ये कैसे इंश्योर करेंगे हम? तो इसलिए सिर्फ हम एक रेगुलेटरी कानून लाने से नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने से नहीं होगा। एज ए नेशन हम सबको जुडिशियरी का एक्टिविज्म अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लेकिन जुडिशियरी डे टू डे हमारा फील्ड में आके हमारे साथ वो नहीं देख सकते कि हम उन तक पहुंचने के लिए क्या जूझ रहे। एक डेकॉय ऑपरेशन करने के लिए पिछले 10 साल से, मतलब एग्जैक्टली 10 इयर्स हो गए, मैंने 56 डेकॉय ऑपरेशंस किए। उसके बाद मैंने डेकॉय ऑपरेशंस करना रोक दिया अपने आप को, क्योंकि उस विटनेस का सुरक्षा ये सबसे लिए मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज हो गई आज की तारीख में।
अगर उसको उठा के लेके गए, हेवियस कॉर्पस कर लिया कोर्ट में चलकर, मेरा विटनेस गायब है, जिंदा है मुर्दा है पता नहीं है मेरी लड़की, तो ऐसे हालात में हम जब फील्ड में जब कानून चलाने की बात करते हैं, फील्ड में हम कानून तक, पुलिस स्टेशन तक जाने की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक की जाने की बात करते हैं, कानून चलाने की बात करते हैं, तो वहां तक का औरत का जर्नी, वहां तक का कॉमन मैन का जर्नी आज की तारीख में बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। लेकिन आज की तारीख में ये माहौल बनाने की जरूरत आन पड़ी है, सवाल उठाने वाले को सपोर्ट करने की जरूरत आन पड़ी है, विटनेस को संरक्षण की जरूरत आन पड़ी है, तभी चलकर, क्योंकि आप जानकर देखिए 3,000 से भी ज्यादा अगर कोर्ट में पुलिस स्टेशन में केसेस जाती है तो 0.1% भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन से लेकर विटनेस तक जो पूरा एक माहौल प्रो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए वो माहौल गायब है। जितनी बड़ी सजा उतना बड़ा टर्नओवर कहा जाता है, ये सबसे भयंकर स्थिति आज देश की है। और इसलिए कानून सिर्फ बनाना काफी नहीं, इस देश में कानून बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव और सरकार के तौर पर एक लड़ना पड़ता है, और फिर कोर्ट में चलकर एक लड़ाई और लड़नी पड़ती है। मतलब एक कानून में अगर आपको काम करना है तो आपको 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, और तीनों लड़ाई में टिके रहना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल एक पूरी जिंदगी निकल जाती है। निकल ही गई ना, आप 35 साल से कर रहे हो तो आपने पूरी जिंदगी तो लगा ही दी। बट अगर हम, अब ये एक्ट तो बन गया है लकीली, पहले नहीं था, बट अभी हमारे पास एक पीसीपी एनडीटी एक्ट है जो कि क्लियरली एक आउटलाइन देता है कि क्या नहीं कर सकते हो, राइट। कि इस एक्ट के अंतर्गत वर्षा मैम और डॉक्टर अमर, आप लोगों के अपने अपने एंड पे कंप्लायंसेस कहाँ पे मुश्किल आ रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी में? डॉक्टर अमर, जब एक्ट है, क्लियरली है, पता चल गया है कि क्या नहीं करना है, सारे लोग तो बुरा नहीं चाहते होंगे, वो लोग कंप्लाई करना भी चाहते होंगे, तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो कि चाहकर भी कंप्लाई करना बहुत मुश्किल है? पहली बात तो है कि जो कानून बनाना बहुत आसान चीज है। एक बात ख्याल रखना कि इंडिया में पॉलिसी अनाउंस करना और कानून बनाना वो बहुत ही बार हुआ है, हर चीज के बारे में हुआ है। आप तो जानते हो कि अनटचेबिलिटी कानून कब बना? 1969, राइट। अभी भी अनटचेबिलिटी है, कास्टिज्म है, बिल्कुल हम जानते हैं। हाँ, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट के नाम पर, करते हैं ना। तो सवाल यह आता है कि जब हम अच्छी बात को लेकर लेजिस्लेशन के पास जाते हैं, लेजिस्लेटर्स के पास, तो नॉर्मली अपना पॉलिटिक्स अच्छा है वो दिखाने के लिए सब वोट करते हैं और कानून पास हो जाता है। जब कानून पास हो जाता है तो कानून में काफी लूप होल रखा जाता है, पहली बात ये होती है। और कानून को एक्टिवेट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल कौन बनाता है? वो लेजिस्लेटर्स नहीं बनाते। रूल्स है वो जो इम्प्लीमेंटर है, राइट, जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। ऐसा जब होने लगता है, जब जो वर्षा जी बोल रहे थे वही था कि भाई वो तो एक्टिविस्ट है, जिसको ये कंप्लेंट करना चाहिए वो वुमन है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, लेकिन वो वुमन की एजेंसी नष्ट कर दी गई है पैट्रियार्की के थ्रू, राइट। फैमिली के मेंबर्स है, दूसरे लोग है, और सब उसको पकड़ के रखते हैं। अभी वो लोग वर्षा जी को भी थ्रेटन कर सकते हैं, उसके विटनेसेस को भी थ्रेटन कर सकते हैं। तो वो औरत का क्या, वो कैसे आप बोलेगी? क्योंकि उसको करेगी तो उसको घर से निकाल देंगे, और घर से निकाल देंगे तो उसके माँ बाप भी उसको नहीं रखेंगे। नेटल फैमिली ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट करती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हमने यही देखा है, अगर औरत हस्बैंड का घर छोड़ के जाती है तो माँ बाप बोलते हैं तेरे में ही कुछ कमी होगी, नहीं तो ऐसा क्यों होता है? There is no final solution to this problem. These are interim solution. What Varshaji is doing, what I am doing, what Shalini Justice is doing, we all are trying to create a process of empowerment so that she herself says, I don't want. And if you force me, then I am going to fight back. Yeah. अगर ये लाके देखेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। I mean, तभी तो काम होगा। तब कोई जज नहीं बोल सकेगा कि कहाँ है कंप्लेनेंट। Here is the complainant. She herself is the witness that I am being forced.
सो ये आज नहीं हो रहा है क्योंकि वुमन आगे नहीं आती है, बाहर के लोगों को जाके काम करना पड़ता है और बाहर के लोगों को सब लोग सस्पिशियस से देखते हैं। दूसरा एक होता है, मैं आपको बता देता हूं, ब्यूरोक्रेट लोग सचमुच लॉ इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जानबूझकर उसको नहीं पकड़ेंगे जो सबका रिंग लीडर है इसमें, वो जानबूझ के जो सॉफ्ट टारगेट होगा ना, एक एनजीओ वाला है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है, वहां वो एक रिकॉर्ड उसने ठीक से नहीं रखा है तो उसको पकड़ लेगा। वो करता नहीं है, वो सेक्स सिलेक्शन नहीं करता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन लेकिन वो उसने अपना सोनोग्राफी का रिकॉर्ड करने में उसको टाइम नहीं मिला तो उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं ना मेडिकल फैटर्निटी में, उनको डर लगने लगता है कि पीसीपीएनडीटी तो हमारे सामने यूज हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं उसके सामने नहीं हो रहा है। अभी असिस्टेड रिप्रोडक्शन आप जानते हैं ना, ये फर्टिलिटी क्लिनिक वो सब है ना, तो वो लोग जब आईवीएफ करते हैं, यू नो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो सब, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेक्स सिलेक्शन करते हैं। जो भी क्लाइंट मांगेगा वो सेक्स का चाइल्ड उनको देंगे ना, वो भी पूछेंगे आपको कौन से कलर का स्किन चाहिए, कौन से आंख का कलर क्या चाहिए, उसके मुताबिक वो स्पर्म की सिलेक्शन करेगा। तो वहां कंटिन्यूअस सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसको कौन पकड़ता है बताओ? राइट, वो बड़े बड़े लोग हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी टुडे। आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सबको पकड़ो। अच्छा डॉक्टर है लेकिन रात को एक धंधा कर रहा है तो उसको भी पकड़ लो, अच्छी बात है। वो चैरिटेबल वाला है, वो कर रहा है तो उसको भी पकड़ लो, अच्छी बात है। लेकिन बड़े लोगों को छोड़ के अगर उनको ही पकड़ेंगे तो बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा प्रोफेशन से और लोगों से। नहीं सॉल्व होगी। All this big corporate hospital, we don't know what is happening behind the doors there. How many? I mean, I don't think Varsha can enter there, or Varsha will be able to go and do a sting operation there. A small nursing home, maternity home, उसमें हम sting operation कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो छोटे छोटे लोग हैं, अपने सर्वाइव वहां पर दिक्कत यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे होनी चाहिए, दैट अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग। छोटा बड़ा का बात नहीं है, क्योंकि कानून है और आपका रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, रेगुलर सबका डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी जब तक हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे प्लेस नहीं करते हैं, तब तक जो अमर जी कह रहे हैं वो उससे मैं सहमत हूं कुछ हद तक, क्योंकि बड़े पे जाना नहीं जाना, एंटर करना नहीं करना, इसका डिस्क्रिशन उन्हें मिलता क्यों है? सबसे पहले जवाब मतलब सवाल वहां उठना चाहिए कि इनके कोड ऑफ कंडक्ट को चाहे कि नहीं, इनको चाहे पुलिस वाला जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिसको कानून को चलाना है फील्ड में, जिनको कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं इसको इंश्योर करना है, उनको छोटा बड़ा देखने का जरूरत नहीं है। उनको चाहे एआरटी हो, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या छोटा क्लिनिक हो, जहां भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, आईवीएफ की हो या एआरटी की हो या अल्ट्रासाउंड की हो, काउंसलिंग हो रहा हो, लैब है, इन सब जगह पे जाकर मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन करना, हर साल में रिपोर्ट करना, हर 3 महीने में मीटिंग लेना, ये जो कानून में लिखा गया है उसका कंप्लायंस नहीं होता। हर बार एक्शन ही क्यों होना चाहिए? फलाने कस्बे में लड़कियों की तादाद क्यों कम है? साउथ बॉम्बे में ही लड़कियों की तादाद घटती क्यों है? भिवंडी में क्यों घटती नहीं है? ये हम जब बीएमसी के हमारे अधिकारी को नहीं पूछेंगे जब तक मुंबई में कंप्लायंस नहीं होगा। दिस इज वन। सेकेंड, जिसकी बात में शालिनी जी यहां पर है और इसलिए हम बार बार इस मुद्दे को कहते आए, किसी भी प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की कामकाज को कोई मॉनिटरिंग या लीगल रिव्यू नहीं होता है। अगर 3000 से भी ऊपर केसेस दर्ज होती है और 0.1% भी कन्विक्शन नहीं आता है, तो क्या बाकी सब केसेस झूठी थी? विटनेस हॉस्टाइल क्यों हो गया? प्रोसिक्यूशन क्यों चुप रहा? इस सबका सवाल उठाकर जब तक हम इनका रिव्यू करके इनकी भी जिम्मेवारी उठाते नहीं है, इनको भी अकाउंटेबल पकड़ते नहीं है प्रोसिक्यूशन को। सरकारी वकील मतलब हारने के लिए होता है क्या? सरकारी वकील होता क्यों है?
बदलापुर में लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, केस आ गया, मीडिया में आया, खूब छाया। कलकत्ता में किसी का मर्डर हो गया, बड़े पैमाने पे पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हो गया। लेकिन कल 10 साल के बाद जब एक्विटल हो जाएगा तो क्या हम सरकारी वकील को जिम्मेवार पकड़ेंगे? विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो क्या विटनेस की सजा होगी? तो मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन और सरकारी सिस्टम, इम्प्लीमेंटर और एग्जीक्यूटर दोनों को भी, जो प्रोसिक्यूशन के तौर पर कोर्ट में जा रहा है और हार रहा है, लगातार हार रहा है, तो ऐसे हारने के लिए भी पैसा लिया जाता है। मैं फील्ड में हूं और मुझे ये कहने का अधिकार बनता है क्योंकि मैं नजदीक से देखती हूँ। चुप बैठने के भी डिफेंस से भी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, चुप बैठने के, क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठाने के, विटनेस को भगा देने के। तो मुझे लगता है कि इस देश में सिर्फ एक इम्प्लीमेंटर को या एक स्टेक होल्डर को पकड़ के हम कोई भी कानून, सिर्फ पीसीपीएनडीटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम इस देश का इतिहास लिखने निकलेंगे तो 40 से वो ऊपर कानून है जो इस देश की औरत को इक्वालिटी देने के लिए बने, और हर कानून का एक मूवमेंट का हिस्ट्री है। अमर जी मुझसे सहमत होंगे, चाहे राजा राम मोहन राय ने बनाया हुआ सती बंदी का कानून से लेकर, प्री इंडिपेंडेंस से लेकर, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर पोस्ट कोविड तक, अगर हम पूरा लंबा अपना जर्नी देश का कानून का अगर देखते हैं तो कोई कानून रात में किसी पॉलिटिशियन को सपना आया और सुबह कानून बन गया, ऐसे कभी नहीं हुआ है। एक लंबी मूवमेंट की हिस्ट्री है इस देश की कानून की, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे नीची जात का हो, जो जिनको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, चाहे आदिवासी का प्रोटेक्शन का हो, चाहे औरत का प्रोटेक्शन का हो, चाहे बच्चों के प्रोटेक्शन का हो, इस देश के कानून का एक लंबा हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को भी हम आज की तारीख में नकारने की साजिश देख रहे हैं। जैसे शालिनी, अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली अ प्रॉब्लम विद द कंट्री। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे, एनजीओ एक्टिविज्म लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर कोई परेशान है, जिसने उसको परेशान किया, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कोई ले ही नहीं सकता है ना। मतलब आपको बहुत ऊपर होना पड़ेगा फॉर यू टू विन एनी बैटल, और वो लीगल बैटल हो, आप गलत पे हो और आप हार जाओ, वो समझ आता है। देखिए, आपके पास विटनेस नहीं, आप प्रूव नहीं कर पाए अपना पॉइंट, आप हार गए, समझ आता है। बट आप इसलिए हार जाओ वो कॉज, वो बात, क्योंकि आप सामने वाले को अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसको आप कैसे देखते हो? है तो do you disagree कि accountability is not an issue, but if you agree that it is, then from the space जहां से आपने ऑपरेट किया है जिंदगी भर, guide us, why can't we have accountable system? Not that it is not happening. When we brought Sati Prohibition Act, at that time society might not have been ready, but now we are. I mean, we are accepting that law. Right. Similarly, there are several such laws. Initially, when they are passed, they may not be accepted, but thereafter they are accepted by the society, like PCPNDT Act also. Yeah. Now we are recognizing at least that it is an offense. Previously, that was also not the mindset. Yeah. So sometimes the law go ahead, society follows. Sometimes society requires the law. As Varsha ji has said, there were several moments before the legislation was passed. Yeah. Bound to. Yeah. Like, several, like after Mathura trial, we had got several changes in the law, but because of the women's organization fight for those laws, we are having the changes in the rape laws because of the women organization fighting. So sometimes, society goes ahead, but the law lags behind and then it takes place. Sometimes law is ahead, then society follows. So it is a continuous process of evolving. Society will be, and it is filling up the gaps sometimes, by the interpretation by the judiciary. Sometimes it is filling up the gaps by the legislature itself. Sometimes filling up the gaps by the social workers like Varsha ji also. So it is everyone has to, work together. It is not a one stakeholder view as such. One stakeholder is merely having one stakeholder accountable is not sufficient. Everyone is accountable. When such incidents happen in our own home, I mean, you insist on having a male child,
then whom you are holding accountable? Your own education, your own sanskar, your own culture for male child preference, your own culture for having the male dominance in your own family, and therefore your child is brought up, the girl or woman is brought up in that way only. So we have to start from our own. Breaking the gender stereotypes is in that way very important. We certainly presume certain things and we act on those assumptions also. So far as gender is concerned, women's laws are concerned, change of mindset will automatically lead to change of social baggage. Sometimes we are not aware of our own social baggages, unconscious biases, which we may carry. So in so many ways, so we have to change everything. And then only, we can change, we will see the society also changing. Fair point. So now that the act has been around 25 साल हो गए तो बहुत छोटा कोई 1-2 साल वाला टाइम नहीं है. क्या डॉक्टर आमर, वर्षा जी, आपके हिसाब से कुछ सक्सेस है? अगर हाँ, लाइक डॉक्टर आमर आपने ब्रीफली बोला भी था कि ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सम थिंग्स आर बेटर. तो प्लीज वो शेयर करिए कि एक्ट आने के बाद से आपको अपने अपने स्फेयर में क्या सक्सेस दिख रहा है. तो मेरे हिसाब से तो वो है कि एक एक जिले में एक एक जगह पे, मतलब जैसे जहां टेक्नोलॉजी सेल होती है उस पॉइंट से लेके, क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी बड़े पैमाने पे अलग अलग रूप में आ रही है, तो टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना सबसे अहम बात है. जहां से बेची जाती है, जहां पहुंचती है, वहां पर उसको रेगुलेट करना एक सबसे अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए. बाहर से नहीं, जहां से, जैसे अगर आपका मोबाइल ट्रैक होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही रेगुलेट वहां जहां जो भी खरीद रहा है. अगर प्रगति मैदान पे मेला लगता है और वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनें बेची जाती है, या कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से आ रहा है और वो कहाँ आ रहा है और उसका खत्म होने तक, मतलब स्क्रैप होने तक पूरा उसका जो पूरा जर्नी है उसका टेक्नोलॉजी का, तो अनरेगुलेटेड जहां से ये रेगुलेट टेक्नोलॉजी आती है, जहां वो कानून की पालना करते हैं अपने देशों में, जहां से वो बाहर से आ रही है अपने देश में तो कानून की पालना करते. लेकिन वही टेक्नोलॉजी बेचने वाले जब बेच के हमारे देश बेचने के लिए हमारे देश में आते तो हमारी कानून की धज्जियां उड़ाते. जैसे गूगल और याहू के खिलाफ में रिसेंटली हमारा जजमेंट आया, बताया गया कि हमारे देश में अगर लिंग जांच गैर कानूनी है तो आप यहां पर उस वेबसाइट में इसको डालोगे नहीं, जबकि खुलेआम यूट्यूब पे ये आ रहा है. तो इनको रेगुलेट करना जिम्मेवारी किसकी है? मैं तो चलकर सर्वर बंद नहीं कर पाऊंगी, मैं तो चलकर यूट्यूब को बंद नहीं कर पाऊंगी. यूट्यूब के जरिए अगर मेरे मोबाइल में फ्लड हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना जिम्मेवारी तो सरकार की है. तो इन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी, अगर वो कहीं भी नहीं आता है तो उसको सबसे पहले पकड़ो जो टेक्नोलॉजी के इस तरीके से गैर कानूनी इस्तेमाल करने के लिए छोड़ रहा. दिस इज वन. सेकेंड, जब कानून की पालना की बात आती है, औरतों को वो सब सपोर्ट मिले ताकि वो ना कह सके. ना कहने की क्षमता जब हमारी औरतों के बीच होगी नहीं, तो हम एज ए विटनेस कैसे पहुंचेंगे कोर्ट तक? जब हम वहां होते हैं, चाहे रेप हो, चाहे और भी मोलेस्टेशन, कुछ भी हमारे साथ हो या लिंग जांच हो, हम जब पहुंचते हो तो स्टिग्मा तो हम ही को लगता है, गलत तो हम ही कहा जाता है. तो हमारा प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो प्रोटेक्शन पे कुछ पॉलिसी बननी चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर. तभी तो लोग सामने आएंगे, कानून पे भरोसा करेंगे और आगे चलेंगे. सबसे क्रिशियल पॉइंट यही है. और टाइम 10 साल से आज भी मेरा एक भी केस सुप्रीम कोर्ट तक गया नहीं. 2004 was the first time when I did first decoy operation. Till date आज एक भी केस मेरा सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं है. अपील पे अपील चली रहा है, सेशन कोर्ट में 10-10 साल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 महीने में केस को खत्म करो. हाईकोर्ट बॉम्बे ने कहा है 1 साल में खत्म करो. लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही मानता नहीं है तो हमारी कौन मानेगा? मुझे लगता है कि इन मुद्दों के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है टाइम पीरियड. वहां तक का जर्नी अगर तुरंत खत्म नहीं होगा, 6 महीने में, 4 महीने में, जरूरत नहीं है. मैंने तो अनुभव किया है कि 10 दिन भी नहीं लगते एक पीसीपीएनडीटी का केस मुझे कोर्ट में चलकर
प्रूव करके बाहर निकलने में 10 दिन काफी है मेरे लिए। उसके बावजूद भी अगर 10 साल मेरे को लग जाते हैं, तो जब डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस कहा जाता है, लोग कहते हैं कि लंबा चलोगे तो वो कानून की न्याय नहीं है। तो इस न्यायपालिका में जो तारीख पे तारीख हमारे साथ चलता है, तो उसको कैसे रोके? ये एज ए देश, सिर्फ ये कानून की नहीं, कई कानून की बात करूंगी मैं। लाखों की तादाद में आज हम वहां खड़े हैं, तारीख पे तारीख लेके वापस आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रूशियल मुद्दे हैं जो पूरा पॉलिसी लेवल पर हमें करना चाहिए। Rasha ji made a lot of political point, but the most important part that I understand, because you are talking about, we have to keep focus on the PCPNDT Act. But then, when you talk about implementation of law and the accountability, there are also laws which are around it. Because PCPNDT Act is a regulatory law on the supply side. And there are other regulatory laws on the supply side. As I was telling you that there is a hospital regulation laws, the Clinical Establishment Act, and each other states which are not having a Clinical Establishment Act, they are having their own state laws to regulate the hospitals. And then you have medical councils at the state level, and you have National Medical Commission, which is to look at the ethical behavior of the doctors, but they also regulate medical colleges and medical syllabus, all those things are regulated by National Medical Commission. So those are all from the supply side. And you have a demand side is to empower the women. And for that, you can say that there is a dowry prohibition law. And dowry is still being given, but it is not implemented. So, you find that there are laws created on both the sides of the PCPNDT Act, which can, on one hand, empower the woman and the demand side, and on the other hand, those who are wrongly providing services, they can be regulated. But in all of them, because all of them are essentially regulatory law, because आपको अगर डॉवरी प्रोहिबिशन करना है तो आपको रेगुलेटर चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. So the most important part when any regulatory law is passed is to look at what kind of regulatory mechanism is. Who is running that mechanism? Now, आपको अगर देखना है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है, तो आप उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का काम कलेक्टर को नहीं देंगे. कलेक्टर के पास बहुत काम है करने के लिए. उसके लिए ये काम के कोई प्रायोरिटी नहीं है. अगर आपको करना है तो आपको रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा. जैसे कि आप देखेंगे ड्रग्स, राइट? आप मार्केट में ड्रग्स मिलती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए यह CDSCO और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड स्टेट लेवल यह FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. All of them are full-timer people who are supposed to go inspect the pharmaceutical company. They are not doing. अभी कफ सिरप से बहुत लोग भर गए, आप जानते हैं ना. वो जो काम उसको करना है वो इंस्पेक्टर को जाके वो नहीं करते. लेकिन क्यों नहीं करते उसके लिए भी कारण है. जब आप एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाती है तो अगर आपने वो रेगुलेटरी एजेंसी में आप तय करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र में इस लॉ को रेगुलेट करने के लिए हमको से 200 लोग की जरूरत पड़ी, 200 इंस्पेक्टर को जाना पड़ेगा, राइट? और आप अपॉइंट करेंगे सिर्फ 25 को और बजट छोटा रखेंगे, तो सबको हो गया कि अरे देयर इज अ रेगुलेटर. लेकिन रेगुलेटर काम कैसे करेगा? वो 25 लोग 200 लोग का काम नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से काम नहीं होगा, राइट? तो हमको दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इफ यू हैव रेगुलेटर, create a budget for it, make it a part of the law itself that this much of budget should be provided. Okay? And if it is not provided, this government is violating. We can go to the Supreme Court or High Court to fight that. But हम क्या करते हैं, हमारा लॉ रेगुलेटर बनाता है और सब पार्ट टाइमर को उधर रख देता है, और अगर अलग एजेंसी बनाते हैं तो ये नहीं बताते कि कितने लोग उसमें होने मांगता है. Apart from the judiciary, sir, can the National Medical Commission bring in any structure to bring in accountability and reinforcement of the act within the medical fraternity?
Can. Well, see, earlier there was a Medical Council of India, Yeah. which was an elected body from the doctors, which there was some corruption scandal came out, and so when you have an elected regulatory body, then it is called self-regulation, that the profession regulates itself. So there was a lot of hue and cry that they are not regulating themselves. It's like doctors who get elected, they protect the other doctors who are doing wrong thing. Because in order to get elected, you require a lot of money. Yeah. You require a lot of connection, and support of the profession. So if you are a very ethical doctor, hardly anybody will support you because a large number of them are not ethical. So those people who go there, they do corruption and they don't actually take action. So the government scrapped it. And they appointed National Medical Commission, Right. which is a government nominated people. Right. Okay. Yeah. And current National Medical Commission law is like that if you have a problem, first go to the State Medical Council. In the State Medical Council, as a patient or as a client or a woman who has a complaint, if she loses the case, which she normally going to lose because all doctors sit there, Yeah. then she cannot go to the National Medical Commission to appeal. Why? That is what they written in the law. Oh. But if she wins and doctor loses, then he can go to the National Medical Commission to do the appeal. Wow. No, these are the laws which are made in last 5-6 years. Wow. But it needs to be done because the issue is very serious. I agree with Varshaji there. Yeah. The issue is serious. Yeah. And it is not only a question of having less number of women and all and violence against them, but it is also leading to the loss of credibility of the profession, medical profession. People's trust in the profession is going. People's trust in the system that we have is going, because of this. So it is a larger political issue as well as a survival issue for the women. It's both of these things are there and we'll have to work on both of them. Yeah. I hope it is done in coming time. Really, really hope so. Justice Shalini, you've been working on the forefront of educating and spreading awareness, even within the judiciary, on the gender issues. How are you training or spreading awareness on a subject matter within the large body of judiciary? Prior to that, I would like to add, just as PCI-PNDT Act, it cannot be looked into isolation so far as regulatory mechanism is concerned. Similarly, PCI-PNDT Act is a gender legislation, socio-legal legislation, so it also cannot be looked into isolation. We have to strengthen and remove the loopholes in all the laws relating to women. I mean, we are having sufficient laws. It is not that we don't have the laws, but as we were talking about Dowry Prohibition Act, under that act, there is a mechanism for implementation, that is Dowry Prohibition Officer. But those officers are not appointed. And secondly, Dowry Prohibition Act is gender neutral in the sense that both giver and taker, both are liable for punishment, because giving dowry is an offense, taking dowry is also an offense. But what happens? We are losing the social reality. It is only the bride's parents who are giving the dowry. So who will come and lodge the complaint when you are also susceptible or liable for punishment, because giving is an offense? It is also, there are some lacunas also, like only dowry given in connection with marriage, then that is again an issue. We are having the inheritance laws, personal laws, where woman is not treated equally in that way. Several personal laws, for example, even simple section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act, what it says, first natural guardian is father and after him mother. So both should be simultaneously natural guardians. On the contrary, she carrying the child for more than 9 months and looking after the child, she is entitled to be the natural guardian. But it is not so. Even in case of inheritance, simple thing. Husband's property will go to his legal heirs or his father's legal heirs. But wife's property, if Hindu female dies
intestate, that is without making a will, her property will first go to husband and children. If they are not there, then it will go to husband's legal heirs. Thereafter to father's legal heirs, and thereafter to mother's legal heirs. So it is a patrilineal system of inheritance where the male legal heirs are given precedence over the female legal heirs. So first, and if a woman dies without having, as a widow, without leaving behind husband or children, then her property will not go to her parents or will not go to her mother or other her relatives, but her self-acquired property will go to the legal heirs of husband. So these anomalies are still there in the law. Like under Muslim law, we know that daughter inherits half of the share of the son. So there are certain provisions in the laws which till today, are ingrained with gender nuances where they need to be changed. We must have a matrimonial home concept. And PCPNDT Act is concerned, I, Varsha and others have, visited in all the state judicial academies in India. And we have given training to all the judicial officers. So far as Maharashtra is concerned, each and every judicial officer has been fortunate to hear to Varsha. So Varsha ji, so they know how, to interpret the law. So this is a we have done for judiciary. It is not that we are allowing, expeditiously, at least women's cases we should decide expeditiously. That is what we try to make, but there are some, structural difficulties that we can't avoid. But yes, so far as I honestly, when I asked you that question, I had not really expected so much of work has gone by. So the fact कि इतना काम इनिशिएट भी किया है, ये भी सुन के सुकून मिल रहा है. इसका कितना इम्पैक्ट है और कितना अभी और बाकी है, वो ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में भी होगा. Correct. Impact will, it will be visible gradually because, it is not immediately. Today he is sensitized and tomorrow, whenever he get opportunity to implement that training and sensitization, we are sure he will do it. नहीं, obviously, और ये प्रॉब्लम भी कोई एक दिन से नहीं हुई ना, प्रॉब्लम भी तो जन्मों से, सालों से चल रही है ना, तो जनरेशन से हमारी रगों में ये प्रॉब्लम घुसी हुई है, सोच विचार घुसा हुआ है, तो एक दिन में एक रात में तो नहीं जाएगा, लेकिन इतना काम कर रहे हैं, यही बहुत अमेजिंग बात है. वर्षा जी, आपने तो इतना काम किया है, वो कौन सा इनिशिएटिव है जिससे इस एक्ट के, PCPNDT एक्ट के तहत आप बदलाव ला पाए हो? वो कोई एक स्पेसिफिक स्टेप जो लिया गया हो? शुरू में भी मैंने कहा कि औरत को ना कहने की क्षमता लाने की जरूरत है. और इस पर सिर्फ अब जैसे मैडम ने भी कहा कि आइसोलेशन में सिर्फ PCPNDT की बात नहीं होगी, क्योंकि काम जहां पर करती है कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन औरत को और उस उम्र में जब वो एक छोटी बच्ची से जब औरत बन रही है, उस क्रूशियल मोमेंट में, उस एडोलेसेंस एज में अगर उसको सपोर्ट मिलता है, उसको स्किल्ड मिलता है, अगर वो इकोनॉमिकली ताकतवर बनती है और इन सब गलत चीजों को ना कहने की क्षमता ले आती है, तो इस पर फोकस होना चाहिए. सरकार का इन्वेस्टमेंट, बजटरी इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट, स्किल का इन्वेस्टमेंट, स्कूल के लिए जाने के लिए हॉस्टल्स, ये सब चीजें अगर उस क्रूशियल एज में अगर औरत को मिलता है, तो मुझे लगता है कि पैट्रियार्की के खिलाफ, और सिर्फ औरत की बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़के सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं चाइल्ड मैरिज नहीं करूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, मैं डाउरी नहीं लूंगा. ये कहने के लिए अगर हमारे बच्चों को, खास तौर पर पुरुषों को, और वो भी उस उम्र में जहां वो एक लड़का के तौर पर पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, किसी नुक्कड़ पे खड़ा होके किसी टीजिंग वीजिंग करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्रूशियल एज फैक्टर में उनके साथ अगर ये इंटरवेंशन होता है, उनको अगर ये संस्कार मिलता है, और उनको अगर ये कानून क्या है, कानून पता ही नहीं होता है, जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता, जब तक कानून ही नहीं पता होता है, तो मुझे लगता है कि कानून की नॉलेज भी तो स्कूलों में, कॉलेजेस में, अलग अलग यूथ क्लब्स में मिलनी चाहिए. No, the results are long term in this kind of issues. As even Justice Shalini was saying, that these are the
inequalities of centuries, and the role of medical profession in increasing that inequality is also decades old. It started in 1970s and to an extent still continuing. So it's a long journey, and you cannot remove this problem unless we are able to empower women, we are able to effectively fight against patriarchy, and gender issues are such, and particularly patriarchy related issues, that they are not the issues where I can make a point that you are bad. Yeah. You have to first look at yourself, because our own houses, once you go back from your studio, you will find that you are living in a patriarchal household and society. Yeah. So there is a lot of work to be done ourselves, to look at ourselves. Yeah. So when I have been working on medical ethics for a long time and fighting within the medical profession. We run a journal, Indian Journal of Medical Ethics, and we criticize our own profession for doing wrong stuff. I think all professionals, the media professionals, the judiciary professionals, the law professionals, the other professionals, they should have guts to speak out against their fellow, professionals who are doing something wrong. Yeah. This is not happening. The most of the time, professional people gang up with each other. Doctors also gang up. If there is a medical negligence case, no other doctor will give an independent opinion on the medical record of that person, because there is a lot of solidarity among the doctors. The last thing that I want to say is that, in year 2000 in Bombay, we started, because Dr. Salini was talking about domestic violence, the Dilasa Center, for the women who are facing domestic violence. So when they come because anybody who gets hurt, injured and have a problem, sooner or later approaches the health system. Yeah. So Dilasa was started in Bhabha Hospital, a municipal hospital, with the support of Sehat, which I was one of the founders of that organization, which also filed a public interest litigation on PCPNDT Act in 2000. Oh. So the first thing that was that we have all the staff of the hospital who were supposed to identify a woman who is suffering from domestic violence and refer her to a separate department that we formed, where we were providing counseling services, legal services. If women wanted to become independent, stand on her own feet, then also, occupational training services and all. So it was called One Stop Crisis Center Dilasa, which now is replicated in a large scale in many, many, health centers in India with the government of India support. But at the time, our first challenge was that the doctors and nurses and other staff members of the Bhabha Hospital, if they are not sensitized, if they don't understand, when we started, first thing we did was for 6 months to do intensive training of the entire staff, which was 500. It was not 1-2 people we are talking, from peon to director. Director was also the director of the project. Wow. Everybody had to go through. And what we discovered that many women doctors as well as nurses, they were also, victims of the patriarchy in their own house. Right? So, it's a very, very, many of them became trainers afterwards, and they trained the other people. But because of that sensitization, the whole center succeeded. We found that women don't want to break their family. They don't want to go away because they know that my parents are not going to support. Right? So they want to stay there and be protected within the house. That's how, if you read the Domestic Violence Act, it provides support to the women for protection within the family where she is being abused. Yeah. Right? Yeah. So this is the kind of things that we also need PCPNDT Act. Yes. If she is being abused, she is being, pressurized to undergo sex determination, to find out the sex of the child. Once the family comes to know, or the husband and other comes to know, they force her to undergo abortion separately, right? This is how it is happening, isn't it? But the root cause is that
pressure to undergo sex determination. Yeah. For her, every child is same, whether it is girl or boy, it should be, because as a mother, she should be loving both of them, right? Yeah. Why is she succumbing? Because she is not having protection there. In domestic violence, same thing, that woman will just tolerate it, or if she tries to run away, parents will create problems. She may, file a case, divorce might take place, but she loses her mooring from the home which she has built through her own work and dedication. She loses it. So this law was formed in 2005, Domestic Violence Act, that you don't have to leave your home. You will be protected by the state. Why don't we protect pregnant women within the household? Can we do something there, innovation, and ensure that she doesn't come under pressure to do the sex determination? She said, any child that is there, I will have it. Or if it is unwanted child, it is unwanted irrespective of whether it is a boy or girl, and I would like to undergo abortion, which is illegal in India, and she can take the services. So she has a right to have a child of whatever is there, or she has right not to have a child. And she has right to have contraception also, because she decides, not the husband, whether she should become pregnant or not, right? Absolutely. This is the protection that is required within the household. If that is strengthened, I think she may start speaking out. She may become agency. Yes. Today in PACIFIC PNDT Act, we are suffering because woman who is being pressured is not coming forward. You do this, when she is secure, she will come forward, and people like Justice Shalini may be able to hear those cases with sympathy and provide justice there and ensure that she is protected well. And we will succeed with the PCPNDT Act in coming time. So there are many factors. Yeah. But we have to work on all the front. But this is some extension that we can make of the law. No, so thank you. मेरा अगला सवाल यही था कि अगर मैं as a expecting mother सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रिफ्यूज करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सिक्योर तो नहीं हूँ, सो व्हाट इज इट दैट दिस एक्ट कैन प्रोवाइड मी that can protect me? What I can add is that, under Section 24 of the Act, pregnant woman who comes for the sex selection or who is brought for sex selection is not an accused. So she cannot be prosecuted for the criminal offense. That is one protection, and it is given taking into consideration the ground social reality that no woman will on her own come for sex selection or sex determination. So if she is there, it means her husband, her in-laws or her family members, maybe parents also, they are the abettors. They have abetted in the offense unless it is contrary proved. So she is presumed to be innocent, and the burden lies on them to prove that she wanted it. So they will be prosecuted for the offense, but not she. That is at least some protection given under Section 24 of the Act to a pregnant woman. आधी लड़ाई बाकी है, आधी करी है, इसलिए आधी लड़ाई हम लोग अवेयरनेस, कानून, एक टूल हाथ में है, इसलिए लड़ने के लिए कम से कम टूल हाथ में है, तो लड़ेंगे जरूर। तो लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए कुछ हाथ में है, इसी के लिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन आधी लड़ाई अभी बाकी है। डॉक्टर अमर, आई हैव टू से कि ये 4 लोगों की स्क्रीन में थैंक यू फॉर बीइंग इंक्लूसिव इन द डाइवर्सिटी। हम पूरे वुमेन इश्यूज के ऊपर जेंडर डाइवर्सिटी के बात कर रहे हैं, it's a very pleasant visual to have a man sitting through the conversation and being totally aligned to it. That is, I know it's not impossible, but since thoda sa rare hai, isliye it is like very enriching. Thank you for being there. During this podcast, the most awkward moment for me was when वर्षा जी said कि हम सारी अनचाही हैं, कभी ऐसे अपने लिए सोचा नहीं था, बट इन दैट स्पेस इट फेल्ट लाइक ट्रू। आई मीन, जब ये प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, सो ठीक है, इट इज़ ऑल ऑफ अस लिटरली कि हमारा देश काफ़ी हद तक आज भी
लड़के प्रेफर करता है। आज का टाइम, पहले का टाइम, हमेशा से अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि लड़कियां कभी किसी चीज़ में कम नहीं रही हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो शॉकिंग वॉज, जैसे डॉक्टर अमर ने बोला कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम अर्बन यानी कि हमारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। वाह, मतलब पढ़ लिख के या आप गाँव से यहाँ पे आके सेटल होते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हो और फिर यहीं पे अटके रह जाते हो। सो आई होप दिस गेट्स बेटर एंड वी ऑल कम टुगेदर टू सॉल्व इट इवन मोर। और जब आप इस टॉपिक पे सुन ही रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा हमारा एक और पॉडकास्ट प्रेमलता पुनिया के साथ में। वो बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं उन राज्यों में, उन गाँवों में जहाँ पे लड़कियाँ, क्योंकि वो लड़कियाँ हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को वो दूर करने की कोशिश कर रही हैं थ्रू स्पोर्ट्स। एक सिंपल सा उन्होंने एक तरीका ढूंढा है जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत फास्ट तरह से अपने देश में ग्रो कर रहा है, तो ज़रूर सुनिएगा। और दूसरा पॉडकास्ट आई रिकमेंड आप सुने कैप्टन सुनैना का, जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, बट उनकी कहानी एकदम अलग है क्योंकि उनके घर में लड़कियां थीं, बट उनके घर में लड़कियों को इतना सपोर्ट किया गया कि एक छोटे से टाउन से, छोटे शहर के रहने वाली लड़की, कुछ साल पहले की फ़ौज एकदम अलग होती थी, उस टाइम पे भी आर्मी में आई, मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने काम किया, परफॉर्म किया, बिकॉज उनको जिस तरह का सपोर्ट मिला। सो ये 2 स्टोरीज हैं, हमारे आसपास की हैं, इनको ज़रूर सुनिए एंड आई होप you are able to make a difference around you. Keep floating with the fish.